गुप्त मानसिक तकनीकें 6। आत्म अध्ययन, जिसमें हम अपने सचेत मन का उपयोग करते हैं, एक ऐसी स्थायी आदत बन जानी चाहिए जिसका हमें आनंद लेना सीखना चाहिए, क्योंकि हमें इसे अपने शेष जीवन भर लगभग निरंतर करते रहना होगा। हम किसी भी समय और किसी भी स्थान पर कुछ प्रश्नों के साथ अपने आप का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह के प्रश्नों के साथ: हम विचारों की कौन सी श्रृंखला उत्पन्न कर रहे हैं, कौन सी भावनाएं, और हम जिन भावनाओं को उत्पन्न कर रहे हैं उनकी जांच करें। यह अक्सर अनजाने में होता है। हमें अपने विचारों पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम अपनी भावनाओं पर सीधे नियंत्रण नहीं रख सकते और उन पर ज्यादा काम भी नहीं कर सकते। परंतु हाँ, हम अपने विचारों के द्वारा उन्हें परोक्ष रूप से संशोधित कर सकते हैं। हमें अपने विषाक्त विचारों की श्रृंखला को बाधित करने और उन्हें रचनात्मक विचारों की श्रृंखला से बदलने में निपुणता हासिल करनी होगी। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे हमें निरंतर अभ्यास से विकसित करना चाहिए। शुरुआत में इसमें बहुत अभ्यास और प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार जब इसे सीख लिया जाता है तो यह हमारे पूरे जीवन के लिए लाभ उत्पन्न करना शुरू कर देगा। आत्म अध्ययन वास्तव में एक गहराई से प्रकट करने वाली प्रक्रिया है। सबसे पहले हमने पाया कि हम अपना बहुत सा समय एक मध्यवर्ती अवस्था में बिताते हैं, जो अर्ध जागृत और अर्ध निद्रित के बीच की होती है, और अपनी कल्पना में फंसे रहते हैं। हम इसे अपने पूरे जीवन भर से करते चले आ रहे हैं। हम उस अवस्था में अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों को बहुत अच्छी तरह से करने में पहले से ही विशेषज्ञ बन चुके हैं। इसके बाद हमें यह भी पता चला कि किस प्रकार हमारी भावनाएं जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं और फिर धीरे धीरे हमारे विचारों और व्यवहार को नियंत्रित करना शुरू कर देती हैं। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि कैसे अपेरेंटमेंटे इनसिग्निफिकेंट भावनाएं भी हमारे व्यक्तित्व को मौलिक रूप से बदल सकती हैं। सिर्फ यह एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत सारी अन्य घटनाओं के अध्ययन की ओर ले जाता है, जैसे जब हमारा वास्तविक स्वभाव हमारे व्यक्तित्व के नियंत्रण में आ जाता है, तब ऐसा होता है। और इसी कारण हमारी व्यक्तित्व हमारी भावनाओं के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील बन जाता है। इस चरण में हमें मुख्य तौर पर अपने रोजमर्रा के व्यवहारों के आत्म अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना होगा, खास तौर पर उन पर जो हमारे विचारों से प्रभावित होते हैं, यह जानने के लिए कि हम अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारों में से हर एक को खुद से कैसे सही ठहराते हैं और इसकी गहराई से जांच करने के लिए। हम अक्सर ऐसे व्यवहारों को सही ठहराने के लिए कुछ कहानियों का प्रयोग करते हैं जो अनुचित होते हैं और उन्हें कभी भी उचित नहीं ठहराया जाना चाहिए। इसके बाद हमारा ध्यान अपनी भावनाओं पर होना चाहिए, ताकि हम उन काटनेटों खोज सकें और यह पता लगा सकें कि हम उन्हें कौन से विचार और किन परिस्थितियों में सौंपते हैं। हमारे आत्म अध्ययन का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा यह खोज करना है कि हम मनुष्य झूठ पैदा करने वाली मशीनें क्यों बन गए हैं।
हम सभी तरह के झूठ गढ़ते हैं और मुख्य रूप से यह खुद को भ्रमित करने के लिए होता है और हर उस इंसान को जिससे हम मिलते हैं। यहाँ पर एक बार फिर उन सभी स्पष्टीकरणों को पहचानना अत्यंत लाभकारी है जो हम स्वयं को सभी प्रकार के अपने झूठों को लगातार उत्पन्न करने, सुनाने और उन पर विश्वास करने के लिए देते हैं। इन मामलों में यह जानना आश्चर्यजनक है कि जब हम कम झूठ बोलते हैं, खासकर अपने आप से, तो हमें लगभग तुरंत ही लगातार कई तरह के लाभ होने लगते हैं जो हमें धीरे धीरे प्रगति की ओर ले जाते हैं। जो कम, मध्यम और लंबी अवधि में मिलते हैं। हमारे झूठ को गढ़ने और उन्हें सही ठहराने में तथा उन पर टिके रहने में बहुत ज़्यादा समय और ऊर्जा लगती है, क्योंकि सबसे पहले हमें उन्हें डिज़ाइन करना होगा, उसके बाद उन्हें वर्तमान संदर्भों के अनुसार अनुकूलित करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, उन सभी वातावरणों में उन्हें उचित रूप से सिद्ध करना होगा जहां हम उनका प्रयोग करते हैं। और जैसे कि मौजूदा दौर में ये हालात लगातार तेजी से बदलते जा रहे हैं, इसी कारण से ऐसी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं। झूठे लोगों के साथ अच्छे और उपयोगी संबंध स्थापित करना और उन्हें बनाए रखना बहुत ही कठिन होता है, विशेष रूप से जब टीम वर्क हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए एक मौलिक प्रक्रिया बन गया है, तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे अच्छा काम जो हम एक टीम के रूप में हासिल कर सकते हैं, यह हमारी सभी आंतरिक शक्तियों और कार्यप्रणालियों के बीच है। जब हम खुद को धोखा देते हुए जीते हैं, तब हमारा सचेत मन और अवचेतन मन आपस में भयंकर संघर्ष करने लगते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है। इन दोनों मनों के बीच इन विनाशकारी संघर्षों को हर कीमत पर टालना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। केवल इस तथ्य से कि अगर हम 10% कम झूठे बनने में सफल होते हैं, तो हम उन विनाशकारी प्रभावों की कई श्रृंखलाओं को बाधित कर पाएंगे जो इन संघर्षों के कारण हमें लगातार परेशान करते हैं और उनसे हम अक्सर ग्रस्त रहते हैं। यह भविष्य में टीम वर्क के लिए भी एक मजबूत नींव तैयार करता है, जिसके नतीजे हमें इतना हैरान कर देंगे जितना हम पहले कभी नहीं हुए। जैसे कि हम कभी भी अपने सचेत मन का उपयोग करना याद नहीं रख पाते, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमें मदहोश रखने में व्यस्त रहता है। यह ऐसा है जैसे कोई लगभग स्थायी रूप से हमें फेरारी के बजाय टोयोटा कोरोला का उपयोग करने के लिए मना रहा है। हमारे आत्म अध्ययन के साथ यह खोज करना महत्वपूर्ण है कि हम अपने झूठ को सही ठहराने के लिए जिन कहानियों का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें बनाने के लिए हम किन प्रतिमानों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, हम अपने बच्चों से झूठ बोलने की आवश्यकता महसूस करते हैं ताकि हमें उनसे तथाकथित सम्मान और तथाकथित प्रशंसा मिल सके। केवल यह प्रतिमान ही, सिर्फ यह प्रतिमान कि हम झूठ के माध्यम से किसी की प्रशंसा या सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण है। और अगर हम ऐसा कर भी लें तो वह बस कुछ समय के लिए होता है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि लंबे समय में इसका नतीजा इसके ठीक विपरीत ही निकलता है, यानी सम्मान और प्रशंसा का नुकसान होता है।
इन झूठे प्रतिमानों के उपयोग के विनाशकारी परिणाम तो इससे भी बहुत अधिक दूरगामी होते हैं। जब हम अपने आघातों का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उनमें से कई उन झूठों से उत्पन्न हुए हैं जो हमारे माता पिता और परिवार के सदस्यों ने हमें बताए थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईमानदारी के निरंतर ऊंचे स्तरों को प्राप्त करने से हमें ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं जो वर्तमान में अकल्पनीय हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से हमारी मानसिक प्रक्रियाओं की शक्ति में परिलक्षित होते हैं। यह इस बात का सच्चा और सही स्पष्टीकरण है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में कहीं अधिक सफल क्यों होते हैं। हार्वर्ड के समर कैंप वाले प्रयोग पर फिर से वापस आते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि हमारा परिवेश हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कौन सी परिस्थितियां हमारे झूठ को बढ़ावा देती हैं। विशेष रूप से हमें उन सभी झूठों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो हम स्वयं से कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमारी क्षमताओं और प्रतिबद्धताओं की बात आती है, हम में से बहुत से लोग खुद को यह यकीन दिलाते रहते हैं कि हम किसी भी पल शराब पीना बंद कर सकते हैं, लेकिन हमने वास्तव में ऐसा कभी लगातार किया ही नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी क्षमता है जिसे हमने नियमित तौर पर कभी उपयोग नहीं किया है, तो यह वास्तविकता है कि वह क्षमता हमारे पास मौजूद नहीं है। जब हम खुद से किए गए वादों में से आधे को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि हमने अपनी इच्छा शक्ति का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया है। जब हम अपने दोस्तों, अपने जीवन साथी, अपने माता पिता और अपने परिवार के सदस्यों से बार बार झूठ बोलते हैं, तो हम पूरी तरह से पक्के झूठे बन जाते हैं और झूठ बोलना हमारी आदत बन जाती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए पहला कदम उसे पहचानना और स्वीकार करना है, और यह अकेले ही इस समस्या के समाधान के आधे से ज्यादा हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। हम जितनी गहराई से इसका पता लगाते हैं और इसे स्वीकार करते हैं, उतनी ही तेजी से हम इसे हल करते हैं। और यदि हम इस प्रक्रिया को अपने सचेत मन से करते हैं, तो हम उस तरीके का पता लगा लेंगे जिससे हम अपने जीवन में वास्तविक चमत्कार उत्पन्न करना शुरू करते हैं। गुप्त मानसिक तकनीकों के क्लब में अपना नामांकन करवाना न भूलें। कृपया हमें laTechnicsSecrets8@gmail.com पर अपना नाम, अपने मूल देश का नाम और ईमेल पता लिखकर एक ईमेल भेजें। वहां हम क्वांटम भौतिकी के विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ जानकारी साझा करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।